नमस्कार, मैं हूँ नमिता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहीं अनकहीं में। इसमें मैं आपको सुनाती हूँ आपकी और आपके अपनों की अनकही बातें, जो अक्सर हमें आत्ममंथन के लिए मजबूर कर देती हैं। आज का युवा वर्ग अपने व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवन में अनेकानेक समस्याओं से जूझ रहा है। यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो शायद हम परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ये कहानी उन्हीं युवा प्रियजनों के डाइवोर्स के विषय में। कहानी का शीर्षक है उस मोड़ पर। देवयानी अपनी कुर्सी पर हाथ धरे बैठी रह गई थी, अवश निस्तब्ध। मोबाइल अभी भी गोदी में ढुलका पड़ा था। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। क्या करें, किससे मदद मांगे? संजय से या सुयश से तो बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी तक तो उन लोगों का शादी का ही गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। बीच बीच में सुप्रिया का जिक्र उठने पर कुछ न कुछ अप्रिय ही बोल देते हैं। कभी विहान तो कभी ससुराल या कभी शादी। बस चिंगारी लगने भर की देर होती है। उनकी लाडली सुप्रिया ने आमरण अनशन कर उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। इस मानसिक धक्के से ही अभी तक पिता पुत्र उबर नहीं पाए हैं। तो अब जब ये खबर उन तक पहुंचेगी तो उस समय के दृश्य की परिकल्पना से ही वे सिहर उठी थीं। गलती किसी की भी हो, कटघरे में तो माँ को ही खड़ा होना पड़ता है। पिता और भाई तो स्वयं ही न्यायाधीश की भूमिका ग्रहण कर लेते हैं। अभी तक तो कितने लोगों की विदाई ही नहीं निपट पाई है। उनके कपड़ों के पैकेट्स अलमारी में ढेर हैं। और अब ये इतना बड़ा बम विस्फोट। कानों में अभी भी सुप्रिया के बोल गूंज रहे थे। मम्मी लॉयर ने कहा है अब 6 महीने का सेपरेशन पीरियड होगा, उसके बाद ही डिवोर्स हो सकता है। तो अभी 6 महीने और काटने हैं किसी तरह, उसके बाद ही छुटकारा मिलेगा उस झक्की इंसान से। मैं आ जाऊंगी कल की फ्लाइट से। काटने हैं किसी तरह, रहना पड़ेगा उसके साथ जिसके साथ दोनों अपने घर वालों से झगड़ा करके जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधे थे। बिना ठीक से सोच विचार किए जल्दबाजी में शादी, फिर बिना एक दूसरे को जानने समझने का समय दिए मात्र 1.5 वर्ष में अलग होने की जल्दबाजी। और इसके बाद क्या होगा? किसी और से शादी? अगर उससे भी ना बनी तो फिर से डिवोर्स और फिर एक और शादी। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? डिवोर्स के भयावह दुष्परिणामों के बारे में सोचा है इन लोगों ने? और अगर इस बीच एक नन्हा मुन्ना आ चुका होता या अब आने वाला होता इनके बीच, तो किन परिस्थितियों में पलता वो बेचारा? सोच कर ही सिहर उठी थी वे। बहुत देर तक आंखें बंद किए सोचती रहीं, कैसे इन बच्चों के विवाह को बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है, किससे मदद ली जा सकती है। विहान के घर वालों से बात करें क्या? उन लोगों से तो बस एक बार ही मिलना हुआ था, फिर शादी में ही मिले थे बस। उसकी माँ तो थोड़ा तेज लगी थी, उनसे थोड़ा दूर दूर ही रही थी। पर पिताजी तो सज्जन पुरुष लग रहे थे, सबसे बड़ी आत्मीयता से मिल रहे थे। पर अगर उन्होंने भी इस विषय में बात करने से इनकार कर दिया तो हो सकता है वे लोग स्वयं भी सिप्पी से खुश ना हो और अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते हो। तरह तरह की आशंकाओं कुशंकाओं से घिरा था मन। इधर संजय और सुयश की प्रतिक्रिया से भी अनभिज्ञ नहीं थी वे। तुम उन लोगों से मदद मांगने गई ही क्यों? मुझे तो पहले से ही उन लोगों पर शक था। हमें अपनी बेटी भारी नहीं है, हम उसे जीवन भर बैठा के खिला सकते हैं, पर उस लड़के के पास जबरदस्ती नहीं भेजेंगे। और भी न जाने क्या क्या। अंतर्मन से आवाज आई, अपने बच्चों की शादी ऐसे ही नहीं टूट जाने दूंगी। अपनी ओर से जो भी कोशिश की जा सकती है करूंगी। फिर भी अगर डिवोर्स होना ही है तो प्रभु की इच्छा, पर मैं इस शादी को बचाने की अंत तक कोशिश ज़रूर करूंगी। एक दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने आकाश भाई साहब यानी विहान के पापा को फ़ोन मिलाया। नमस्ते भाई साहब, मैं देवयानी बोल रही हूँ दिल्ली से, सुप्रिया की माँ। कुछ एक क्षण के विलंब के बाद जवाब आया उनका। ठीक है भाभी जी,
आप सब कैसे हैं? प्रारंभिक औपचारिक संवादों के बाद बोली, भाई साहब, वो मैं बच्चों के बारे में बात करना चाह रही थी। उनके जीवन का सवाल है। थोड़े अंतराल के पश्चात ही उधर से जवाब आया, जी असल में सोच तो मैं भी यही रहा था, पर बच्चे अपना मन बना ही चुके हैं, क्या किया जा सकता है। अब तो सेपरेशन पीरियड भी शुरू होने वाला है। भाई साहब, हम और आप मिलकर एक आखिरी कोशिश तो कर सकते हैं ना, आगे भगवान की मर्जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक बातें हुई। सेपरेशन पीरियड शुरू हो चुका था। सिप्पी बेंगलोर से घर मतलब दिल्ली आ चुकी थी। सिप्पी का जीवन आराम से कट रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे चाय मिलती थी। जब मन होता माँ से निसंकोच कह सकती थी। पसंद के कपड़े, पसंद का खाना, पसंद की दिनचर्या और बंदिशें कोई नहीं। रात भर सोई नहीं कहकर वो दिन दिन भर सोई रहती थी। ऑफिस से लीव एक्सटेंशन का अप्रूवल आ ही गया था। देवयानी उसे कई बार समझाना चाहती थी, पर अभी भी उसे विवाह पूर्व वाला स्वच्छंद जीवन ही चाहिए था, जहाँ कोई रोक टोक ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो। सप्ताह भर के अंदर ही काफ़ी कुछ सच्चाई सामने आने लगी थी। अब देवयानी ने कुल 3 चरणों की एक योजना बनाई। आकाश भाई साहब का तो पूर्ण योगदान था ही। योजना के प्रथम चरण को कार्यान्वित किया उन्होंने। कर्नाटक में उनके 3 इंस्पेक्शन अभी भी बचे थे। किसी न किसी कारण से वहां जाना स्थगित होता रहा था। देवयानी ने एनजीओ वालों से बात कर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विहान को सूचना दे दी थी कि मुझे बेंगलोर रहना होगा करीब 8-10 दिन। साथ ही ये भी बता दिया था कि होटल में अकेले रहने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे पास ही रहना होगा। इन दिनों में उनका एक और काम था, वास्तविकता का पता लगाना और विहान के दिल की थाह लेना कि उसके हृदय में किसी और ने तो स्थान नहीं ले लिया था। विहान उन्हें लेने एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट से पहले ही पहुंचा हुआ था। औपचारिक मुस्कान के साथ उसने अभिवादन किया। नेत्रों के उस क्षणिक संपर्क में रिश्ते में आने वाले परायपन की मुखरता तो थी, पर उसे पीछे ठेलकर आगे आते हुए स्नेहपूर्ण अतीत की गरिमामयी आहट भी थी। नमस्ते, विहान ने झुककर देवयानी के चरण स्पर्श किए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। कार में उसने पूछा, पापा कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। उसने सिप्पी और सुशी का नाम नहीं लिया। वस्तु स्थिति की विषमता के चलते दोनों ही एक दूसरे की मन स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थे। पहले तो बेटी का घर बचाने की उत्तेजना में किसी के सुने बिना उन्होंने टिकट करा लिया था। अब यहाँ पहुंचकर संजय के वाक्यांशों की अनुगूंज देवयानी को भी सहमा रही थी। तुम्हारी अकल की वाकई में दाद देनी पड़ेगी। जिस लड़के से तुम्हारी बेटी का डिवोर्स होने जा रहा है, उसी के घर, उसी के सेपरेशन पीरियड में तुम रहने जा रही हो, वो भी 10 दिन के लिए। तुम्हारी बेटी का बदला लेने के लिए उसे इससे अच्छा अवसर और कहाँ मिलेगा? अरे, सुरक्षित नहीं हो तुम वहाँ। अंतर्मन पर हाथ रखकर कहें तो सशंकित तो अब वे भी हो रही थीं, परंतु शादी के 1.5 वर्षों में जितनी बार भी वे विहान से मिली थी, तब उसके छोटे छोटे क्रियाकलापों में जो सुदृढ़ संस्कार अपनी मधुर झलकियाँ दिखा गए थे, उन्हें वह कैसे अनदेखा कर दें। जबकि इसके उलट सिप्पी सूरत और सीरत में अपने पापा की कॉपी थी। रूप गर्विता, अहंकारी, बात बात पर उत्तेजित हो क्रोधित होना, दूसरों के विषय में अकारण ही नकारात्मक अवधारणा रखना, ये सब उसका वंशानुगत स्वभाव था। देवयानी के स्मृति पटल पर तो विहान का हीरे सा चरित्र इतनी कम मुलाकातों में ही अंकित हो चुका था, परंतु सविता भाभी जी अपनी बहू के विषय में इस तरह के अनुभव से अभी तक तो वंचित ही कही जाएंगी। कदाचित एक कारण यह भी था कि वे अधिक उत्साहित नहीं लग रही थीं। हालांकि इस रिश्ते के पुनः गठबंधन के लिए बच्चों के बाद वे ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थीं। कार के हॉर्न से उनकी तंद्रा टूटी।
शायद गाड़ी विहान की सोसाइटी के गेट पर आ चुकी थी। दौड़ते हुए गार्ड ने आकर लोहे का बड़ा सा फाटक खोला और लंबा सा सलाम ठोका। नीचे पार्किंग में कार खड़ी कर विहान ने उनकी तरफ आकर उनका दरवाज़ा खोला और फिर पीछे जाकर डिक्की से उनकी ट्रॉली निकाल ली। लिफ्ट से दोनों ऊपर पहुंचे। 26वीं मंजिल पर विहान ने बाहर निकलकर घर का ताला खोला। बाएं हाथ से दरवाज़ा अंदर की ओर ठेलकर उसने थोड़ा सा झुककर आदरपूर्वक देवयानी के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा की। फिर उनके पीछे इस ट्रॉली को लेकर अंदर आ गया। आपका रूम इधर है, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं कपिल को बुलाता हूँ, वो खाना लगा देगा। देवयानी ने ध्यान दिया कि आज शुरू से ही विहान उन्हें मम्मी नहीं कह रहा है, बस आप कहकर ही संबोधित कर रहा था। जब तक वे मेज पर पहुंची, नौकर ने खाना सजा दिया था। सूखी सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सलाद, रायता। खाना बिल्कुल अपने घर जैसा, सादा पर पौष्टिक और स्वादिष्ट। खाते समय थोड़ी बहुत औपचारिक बातें होती रहीं। उसके बाद विहान ने कपिल को रसोई समेटकर घर जाने को बोल दिया। देवयानी हाथ मुंह धोकर वहीं लॉबी में ही बैठ गईं। कुछ देर बाद विहान भी वहीं आकर बैठ गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। आंखें तो दोनों की टीवी में उलझी थीं, पर दोनों ही जानते थे कि दूसरा किस विषय में सोच रहा है। इस अटपटे मौन में देवयानी के अंतस ने भी उसे कचोटना प्रारंभ कर दिया था। बौराई सी 10 दिन का बोरिया बिस्तर समेट एक पराये के घर ऐसे चली आईं जैसे अपने बेटे के घर आई हैं। पर दूसरे ही पल फिर आवाज़ आई, ये वास्तव में पराया था क्या? ये तो उनकी अपनी जन्मी पुत्री का सर्वस्व था और इस रिश्ते को तो अपनी जन्मी संतान के रिश्ते से किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि ये भी उतना ही सत्य था कि यदि इन दोनों में अंततः डिवोर्स हो ही जाता है तो देवयानी से विहान का क्या संबंध रह जाएगा? तब पराया ही तो कहलाएगा। परंतु अभी इस सेपरेशन पीरियड के इस कटीले मोड़ पर वे इसे क्या नाम दें, अपना या पराया? शायद दोनों ही सोच रहे थे कि उस जटिल विषय की शुरुआत की कौन पहल करे। आरंभ देवयानी नहीं किया। बेटा, तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी बताइए। बिना किसी भूमिका के वो मुद्दे की बात पर आ गई। मैं तुम्हारा वक्तव्य सुनना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच कहाँ क्या गलत हुआ। मैं सिप्पी की माँ अवश्य हूँ, परंतु इस मामले में मैं पूर्ण रूप से निरपेक्ष राय रखती हूँ। विहान शांत था। सिर्फ 2-3 अल्प मुलाकातों के बाद ही वो उनके सम्मुख अपना हृदय खोल कर रख दे, उससे ये अपेक्षा करना भी अनुचित ही था। इन 1.5 वर्षों में वे मिले ही कुल 3 बार थे। उसमें भी उनका अधिक समय रसोई में या सबके साथ पिक्चर देखने या घूमने में ही बीता था। तो दोनों के बीच सुदीर्घ या आत्मीय वार्तालाप तो न के बराबर ही हुआ था। विहान ने उठते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, आप ट्रैवल करके आई हैं, थक गई होंगी, सो जाइए। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की मेज भी घर जैसी सादगीपूर्ण और आरामदेह। नाश्ते के बाद विहान और कपिल दोनों जा चुके थे। देवयानी को थोड़ी देर बाद जाना था। विहान कह कर गया था, मैं ड्राइवर भेज दूंगा, आप कैब मत करिएगा। अकेलापन मिला तो देवयानी ने सारे घर का निरीक्षण किया। रसोई, कमरे, ड्राइंग रूम सब गृहिणी के हाथों की छाप से सर्वदा अछूते ही थे। घर में सामान तो सारा कीमती और ब्रांडेड था, पर रख रखाव में सिप्पी के अनाड़ी हाथों की मोहर सर्वत्र व्याप्त थी, जबकि उसके मुकाबले विहान का सामान अधिक सलीके से रखा था। स्पष्ट था कि सविता भाभी जी के सुघड़ सलीके वाले जीन्स विहान में भी आ गए थे। बाहर का टेरेस गार्डन सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा था, परंतु ये तो माली के कुशल हाथों का कमाल था। मनी मन देवयानी को उनका और विहान की माँ का दोष भी समझ आने लगा। बच्चों को प्रिवेसी की दुहाई दे देकर उन्हें हम दोनों ने बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया था। अरे प्रारंभ में एक बार जाकर गृहस्थी बसाने के कुछ आधारभूत गुण तो सिखाने चाहिए थे। स्वयं पर लज्जित हो गई थी वे।
3 दिन उन्हें एनजीओ के अलग अलग सेंटर्स पर जाना था। विहान नित्य ही अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेज देता था उन्हें पहुंचाने के लिए। संकोचवश वे मना भी करती थी कि एनजीओ वाले तो स्वयं ही गाड़ी भेजने को कह रहे हैं, पर उसका यही जवाब होता कि नहीं, अनजान आदमी के साथ नई सुनसान जगह पर आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। ऑफिस से दिन में एक बार तो अवश्य ही फ़ोन करता कि उन्हें कोई परेशानी या किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। कभी कभी बीच में भी फ़ोन करता कि वे वापस घर ठीक से पहुंच गई या नहीं। आकाश भाई साहब और घर में सबसे उनकी व्हाट्सएप पर चैट होती थी, पर कॉल नहीं करती थी। दोनों में धीरे धीरे रिश्ता फिर से जुड़ने लगा था। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा था कि ये तो बिल्कुल मेरे सुशी या सिप्पी जैसा ही है, जो अपनी माँ की कुशलता के लिए परेशान रहते हैं। बृहस्पतिवार तक उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। शुक्रवार को उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने विहान को सुबह ही बता दिया था कि आज वे घर पर विश्राम करेंगे। दोपहर में घंटी बजी। इस समय कौन आया होगा, सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने विहान खड़ा था। अरे बेटा, तुम आज जल्दी कैसे? बस ऐसे ही, मुस्कुराया था विहान। सोचा आज आप घर पर हैं तो मैं भी चलता हूँ। देखिए, आपके लिए प्योर वेज शॉप से अपने सामने समोसे तलवा कर लाया हूँ। मुझे पता है आपको पसंद है। उनका दिल कैसा सा होने को तो हो आया। ये बच्चा कितना मासूम है, मेरे लिए इतना सोच रहा है। वो भी जीवन के उस मोड़ पर जहाँ से हमारे रिश्ते बिल्कुल अलग होकर हमें एक दूसरे के लिए जीवन भर के लिए कड़वाहट से भर सकते हैं। सिप्पी को इससे इतनी अधिक शिकायतें कैसे हैं? दोनों ने कॉमेडी पिक्चर देखते हुए हल्के फुल्के माहौल में चाय के साथ समोसे खाए। कुछ देर बाद विहान उनके पास आ पैरों के पास नीचे कालीन पर ही बैठ गया। बताइए मम्मी, क्या जानना चाहती हैं आप? यूं अचानक से वे इस अप्रत्याशित प्रश्न के लिए प्रस्तुत नहीं थीं। अप्रत्याशित इसलिए कि विगत दिनों के इतने सुखद प्रवास में वे कुछ समय के लिए भूल ही गई थीं कि यहाँ आने के पीछे उनका असल उद्देश्य था क्या। दूसरे, इस पूरे प्रवास में आज प्रथम बार विहान ने उन्हें मम्मी कहकर संबोधित किया था। उन्होंने थोड़ा दुलार के साथ कहा, बेटा, हम लोग अपनी ओर से एक कोशिश करना चाहते हैं तुम लोग की शादी बचाने की। शादी के पहले तो तुम लोग एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। शादी के लिए तुम दोनों ने अपने घर वालों को कितना मनाया, झगड़ा किया, उनकी सहमति का इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया। तो फिर अभी सिर्फ 1.5 बरस में ऐसा क्या हो गया कि अब दोनों एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते? बेटा, मैं जानती हूँ सिप्पी में अभी बहुत बचपना है, उसने ढेरों गलतियाँ की होंगी। मैं वो सब भी जानना चाहती हूँ। शायद मैं उसे तुम्हारे दृष्टिकोण से समझा सकूं। फिर कुछ अंतराल के पश्चात स्वर में थोड़ा गांभीर्य लाते हुए बोली, विहान, इस समय ये मत सोचना कि तुम सिप्पी की माँ से बात कर रहे हो। ये सोचना कि तुम किसी निष्पक्ष आदमी के साथ बात कर रहे हो, जिनसे तुम अपनी और सुप्रिया दोनों की गलतियों को समान रूप से साझा कर सकते हो। नहीं मम्मी, बचपना तो हम दोनों में ही था। पेरिस से वापस आने के बाद शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। इतना प्यार था कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों से भी ओझल नहीं होने देते थे। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। लगभग 1-1.5 घंटे तक वो कई सारी छोटी बड़ी बातें बताता रहा। उस सुदीर्घ वार्तालाप का संक्षिप्त सार यही निकल रहा था कि मधुचंद्र के स्वप्निल लोक से वापस आने के बाद यथार्थ के धरातल से पांव टकराते ही दोनों बुरी तरह से अचंभित और आहत हुए थे। अचानक से आ पड़ी जिम्मेदारियों और अनुभवहीनता के चलते कुछ समय तक तो गिरते पड़ते सब खींचता रहा। फिर जब एक दूसरे का साथ असह्य होने लगा तो म्यूचुअल कंसेंट से अलगाव का फैसला लेना पड़ा। उनकी आंखों से छिपा नहीं रहा था कि बीच बीच में विहान की आंखें भीग जा रही थीं। अचानक उसने आतुर हो देवयानी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, मम्मी प्लीज़ बताइए ना, सुप्रिया कैसी है? डज शी मिस मी? ये तुमने उससे नहीं पूछा? उन्होंने कहा।
प्रत्युत्तर में उसने मौन हो सर झुका लिया। ये अभिनय नहीं था। अनुभव का वृक्ष इतना दुर्बल नहीं होता कि सामने वाले के अभिनय और सच्चाई में बिल्कुल ही फर्क ना कर पाए। जो वे जानना चाहती थी जान चुकी थी। विहान और सिप्पी के मध्य प्रेम का अस्तित्व अभी भी अखंडित और अटूट था। बस अध्यारे के क्षणिक उन्माद में ही दोनों ने डिवोर्स के भयावह असुर को निमंत्रण दे दिया था। अपने प्रयत्नों से देवयानी ने विहान का विश्वास जीत लिया था। शनिवार को वापसी से पूर्व उन्होंने उससे वचन भी ले लिया था कि अपने विवाह को एक और अवसर अवश्य देगा। कहानी का प्रथम भाग यहीं तक। सेपरेशन पीरियड के इस मोड़ पर योजना के दूसरे और तीसरे चरण में क्या हुआ, ये आप सुनेंगे कहानी इस मोड़ पर के दूसरे और अंतिम भाग यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। अपने साथियों को भी भेजिए अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं। धन्यवाद।